हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं एडुटेरिया पब्लिकेशन के 68th बीपीएससी प्रीलिम्स मॉडल क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से सेट 4 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 68th प्रीलिम्स एग्जाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा की अंतिम बैठक निम्न में से कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? 9 ख यानी 9 बी में राइट ऑप्शन बी होगा, सी होगा, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 312 में किया गया है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? तो ये वायसराय लिनलिथगो के अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया गया था, राइट ऑप्शन बी होगा। भारत में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को शिमला से एक वक्तव्य जारी किया जो अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव के द्वारा यह प्रथम अवसर था जब भारतीयों के संविधान निर्माण के अधिकार को स्वीकार किया गया और कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन को सहमति प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई है? तो 84 सीट एससी के लिए और 47 सीट एसटी के लिए। टोटल मिला दें तो 7 4 11 8 4 12 1 13 131 हो जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पहले 60 वर्ष थी, अब बढ़ा करके 65 वर्ष कर दिया गया है, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व ये था, क्षेत्रीय अखंडता के लिए पारस्परिक सम्मान ये भी था, आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप ये भी था, लेकिन नाभिकीय निवारण यानी परमाणु प्रतिरोध ये नहीं था, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया था? तो सबसे पहले पंजाब में 1951 में 1951 में किया गया था, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे तो डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष थे, राइट ऑप्शन बी होगा। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के अस्थायी कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला? तो वो था भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1861 नहीं, भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909, राइट ऑप्शन सी होगा। 1909 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा शुरू हुई थी? किस अधिनियम द्वारा हुई? तो ये हुआ था भारत परिषद अधिनियम 1861 के थ्रू, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो वास्तविक और नॉमिनल मजदूरी के बीच का विपरीत संबंध नहीं, मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध दर्शाया जाता है फिलिप्स कर्व के द्वारा, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक में शामिल है साक्षरता दर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद नहीं, वास्तविक क्रय शक्ति पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद ये भी नहीं, अमेरिकी डॉलर में सकल राष्ट्रीय उत्पाद ये भी नहीं, अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय ये शामिल है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव होता है, तो बैंक दर कम हो जाएगा तो
बैंकों के पास ज़्यादा पूंजी आ जाएगी, ज़्यादा पूंजी रहने से ज़्यादा लोगों को लोन मिलेगा, ज़्यादा लोगों को लोन मिलेगा तो उनके हाथ में ज़्यादा मनी आएगा तो तरलता बढ़ेगी, बाजार में अधिक तरलता बढ़ेगी। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेपो रेट वह रेट है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को छोटी अवधि के लिए पैसा उधार देता है। यह बिल्कुल सही है। रिवर्स रेपो रेट वह दर है जो आरबीआई अल्पकालिक जमा पर वाणिज्यिक बैंकों को भुगतान करता है। ये भी सही है। रेपो का उपयोग अर्थव्यवस्था में तरलता कम करने के लिए किया जाता है, जबकि रिवर्स रेपो का उपयोग अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जस्ट इसका उल्टा होता है। रेपो रेट से तरलता बढ़ती है और रिवर्स रेपो रेट से तरलता घटती है। तो ये 3 तो गलत हो जाएगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो 3 सही नहीं है, केवल 3। राइट ऑप्शन सी होगा। रेपो रेट का उपयोग वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरबीआई से धन उधार लेने के लिए किया जाता है। इस प्रकार रेपो रेट अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाता है। और रिवर्स रेपो रेट का उपयोग वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरबीआई के साथ अतिरिक्त धनराशि पर लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार रिवर्स रेपो अर्थव्यवस्था में तरलता को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सरकार द्वारा पूंजीगत भुगतान का उदाहरण है? तो पूंजीगत ऋण पुनर्भुगतान, ये पूंजीगत भुगतान का उदाहरण है। और इसके बाद रक्षा पर ऋण ब्याज भुगतान, ये नहीं है। रक्षा प्रौद्योगिकी की खरीद ये है। तो 1 और 3 होगा। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो 1 और 3 होगा। राइट ऑप्शन बी होगा। पूंजी भुगतान प्रकृति में गैर आवर्ती है और 1 वर्ष से अधिक का निहितार्थ रखता है। एक बार चुकाया गया ऋण भविष्य में के लिए कोई ब्याज लागत नहीं देगा। रक्षा उद्देश्यों के लिए हासिल की गई प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को कई वर्षों तक बढ़ाएगी। इस प्रकार दोनों भुगतानों में 1 वर्ष से अधिक का निहितार्थ है, इसलिए दोनों पूंजी भुगतान की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाटे के वित्त पोषण के कारण अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा विकास हो सकता है? तो मुद्रास्फीति में वृद्धि हो सकती है घाटे के वित्त पोषण के कारण। सरकारी कर्ज में वृद्धि हो सकती है और धन की आपूर्ति में वृद्धि हो सकती है। चालू खाते घाटे में सुधार नहीं, चालू खाते घाटे में सुधार नहीं हो सकता है। सरकार के चालू खाते के घाटे पर घाटे के वित्त पोषण का कोई सीधा प्रभाव नहीं होता है। तो 4 तो नहीं होगा, 1, 2, 3 सही है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? तो आर्थिक मामलों के विभाग ये जिम्मेदार है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास के लिए मुद्रास्फीति की कम दर को आवश्यक माना जाता है, क्यों? क्योंकि यह अर्थव्यवस्था में आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। यह इंगित करता है कि मुद्रा लोगों द्वारा निरंतर मांग में है, नहीं। यह केवल अमीरों को प्रभावित करता है, न कि गरीबों को। गलत बात है। यह मुद्रा की क्रय शक्ति को प्रभावित नहीं करता, यह भी गलत है। आर्थिक विकास के लिए मुद्रास्फीति की दर को आवश्यक माना जाता है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था में आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम बच्चों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में से एक है। ICDS के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अन्य सेवाओं के साथ साथ 6 साल तक के बच्चों के लाभ के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा और पूर्ण पोषण का प्रावधान करता है। ये गलत है। यह 6 साल तक के बच्चों के लाभ के लिए अन्य सेवाओं के बीच पूर्व प्राथमिक शिक्षा और पूरक पोषण का प्रावधान करता है, पूर्ण नहीं। तो ये गलत है। यह ग्रामीण और शहरी दोनों तरह की गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के बच्चों पर लागू है। यह भी गलत है। यह गरीबी रेखा से नीचे या ऊपर ग्रामीण और शहरी दोनों तरह की परिवेश में रहने वाले सभी बच्चों पर लागू होता है। तो ये भी गलत है। तो दोनों ही गलत है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो दोनों गलत है। 1 और 2 दोनों गलत है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है। तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को करता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को भी, राज्य भूमि विकास बैंक को भी, लेकिन आयात निर्यात आयात बैंक को नहीं। राइट ऑप्शन सी होगा। नाबार्ड उत्पादन, विपणन और खरीद गतिविधियों के लिए सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 12 महीने से कम
या निश्चित अवधि के लिए पुनर्वित्त या ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें निर्यात के साथ साथ आयात भी होता है। निर्यात के साथ साथ आयात भी होता है, राइट ऑप्शन डी होगा। विदेशी निवेश की अनुमति है, तो ये तो होता ही है खुली अर्थव्यवस्था में। विदेशी अनिश्चित काल के लिए रह सकते हैं। व्यवसाय शुरू करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं, लाइसेंस तो चाहिए ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी पत्तेदार सब्जियां निम्नलिखित विटामिनों में से किसका भरपूर स्रोत है? तो हरी सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है, B2 पाया जाता है, B3 पाया जाता है, B6 पाया जाता है। विटामिन ए तो पाया ही जाता है, B2 पाया जाता है, B6 पाया जाता है, B9 पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है और विटामिन के पाया जाता है। इसके अलावा बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है। सो मोर देन वन, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 से 4 साल के एक बच्चे में दूध के दांत में शामिल नहीं होता है। तो दूध के दांत में अग्र चवर्णक यानी प्री मोलर्स ये शामिल नहीं होता है, राइट ऑप्शन डी होगा। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कृंतक यानी इंसिसर्स, ये सबसे आगे के दांत होते हैं जो कुतरने तथा काटने का कार्य करते हैं। उसके बाद में रदनक यानी कैनिन्स, इनका कार्य भोजन को चीरने व फाड़ने का होता है। उसके बाद है अग्र चवर्णक यानी प्री मोलर्स, ये भोजन को चबाने में सहायक होते हैं तथा प्रत्येक जबड़े में 4 पाए जाते हैं। ये दांत 10 से 11 वर्ष की उम्र में पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। इसके बाद चौथे प्रकार का है चवर्णक यानी मोलर्स, ये दांत भी भोजन चबाने में सहायक होते हैं तथा प्रत्येक जबड़े में 6 पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है? तो 1.5 लीटर, 1.5 लीटर, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है? तो रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है अधिवृक्क, एड्रीनल। अधिवृक्क ग्रंथियां हार्मोन का उत्पादन करती है जो आपके उपापचय, प्रतिरक्षा प्रणाली, रक्तचाप, तनाव की प्रतिक्रिया और अन्य आवश्यक कार्यों को विनियमित करने में मदद करती है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। तो आर्कियोप्टेरिक्स एक जीवाश्म पक्षी है जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन इनमें कई अन्य विशेषताएं होती है जो सरीसृप में पाई जाती है। तो हो जाएगा आर्कियोप्टेरिक्स, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है? तो यदि आप रटना चाहें तो रट सकते हैं। इसमें गैस एवं द्रव में होता है, गैस एवं द्रव में, राइट ऑप्शन बी होगा। रटना हो तो रट सकते हैं, राइट ऑप्शन बी होगा। यदि समझना हो तो ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये एक सॉलिड है। 3 तरह के मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र होते हैं। कौन कौन से? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन, जैसे कोई सॉलिड मटेरियल है, एक रड है, यदि हम यहाँ पे हीट सप्लाई करें तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल हैं उसके एटम से पहले हीट को गेन करेंगे, तो उनका वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है, ऑसिलेशन का, बढ़ जाएगा। हीट अपने पड़ोस वाले मॉलिक्यूल को दे देंगे, वो अगले अपने पड़ोस वाले मॉलिक्यूल को दे देगा। फिर इस तरीक़ा से एक एंड से दूसरे एंड तक हीट का ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसमें कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एटम अपनी जगह को परमानेंटली छोड़ करके नहीं जाता है, जस्ट ऑसिलेट करता है और हीट को ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, तो ये सॉलिड में पॉसिबल है, सॉलिड में पॉसिबल है ये। इसके अलावा आ जाइए कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में मान लीजिए कि एक कोई कंटेनर है, इसमें लिक्विड रखा गया है, लिक्विड, और यहाँ पे हीट सप्लाई किया जा रहा है, यहाँ पे गर्म किया जा रहा है। कटोरे में पानी मान लीजिए गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ का जो वाटर मॉलिक्यूल है पहले हीट गेन करेगा। हीट गेन करेगा तो हीट लेकर के ये ऊपर चला जाएगा, हल्का होकर के ऊपर चला गया, और इसके खाली किए गए जगह को ऊपर से जो भारी मॉलिक्यूल है वो आकर के इस जगह को ले लेगा, फिर वो हीट गेन करके ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीक़े से हम देख रहे हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल अपनी जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जा रहे हैं, यानी हीट ट्रांसफ़र में मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। गैस में भी यही होगा, गैस मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं।
तो कन्वेक्शन में क्या है, मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह परमानेंटली छोड़ करके जाते हैं। तो ये किस में पॉसिबल है, क्या सॉलिड में पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, ये सॉलिड में पॉसिबल है ही नहीं। सॉलिड पार्टिकल्स आपस में हाईली स्ट्रॉन्गर एट्रैक्टिव फोर्स से अट्रैक्टेड रहते हैं। उनके बीच का जो स्पेस रहता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस कहिए, इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस कहिए, बहुत ही कम रहता है। गैस एवं द्रव में ये संभव है कन्वेक्शन, मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणियों के निम्नलिखित में से किस या किन संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है, यानी 3 चैम्बर्स होते हैं? तो उभयचर और सरीसृप में 3 चैम्बर्ड हृदय पाया जाता है। तो उभयचर और सरीसृप, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके अलावा मछलियों में 2 चैम्बर्स पाए जाते हैं, मछलियों के हार्ट में। और पक्षी हो गए चाहे एम्फीबियंस हो गए, स्तनधारी जो हो गए, इनके हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं, 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में गैर जीवित संसाधनों से निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? यूरिया था। राइट ऑप्शन सी होगा। यूरिया हमारे मूत्र में मौजूद होता है, जबकि प्रयोगशाला में पहली बार यूरिया का निर्माण 1828 में जर्मन रसायनविद बोहलर ने एक अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनाइड को गर्म करके किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? तो चूना पत्थर का उपयोग फ्लक्स के रूप में किया जाता है। यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित होता है। कैल्शियम ऑक्साइड रेत के साथ मिलकर कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण करता है, जिसे धातुमल के रूप में जाना जाता है और समय समय पर भट्ठी से निकाला जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है? तो ग्रेफाइट में नहीं पाया जाता है। इसमें हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है इसका, हेक्सागोनल। जो ये कार्बन है 3 अदर कार्बन से बॉन्ड बनाया रहता है इसी प्लेन में, और एक इसका चौथा जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 तो बॉन्ड में शामिल हो गया, चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। इस कारण से ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है। तांबा, चांदी और सोना, इसमें 3 डायमेंशनल क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर पाया जाता है, लेकिन ग्रेफाइट में 3 डायमेंशनल नहीं, हेक्सागोनल प्लेनर है इसका स्ट्रक्चर। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस या किन कारक के कारण वाष्पीकरण की दर में कमी आती है, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन किसकी वजह से कम आता है? क्या तापमान में वृद्धि यदि हम कर दें, तापमान में वृद्धि कर दें तो वाष्पीकरण का रेट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। जैसे बरसात के मौसम में या ठंड के मौसम में और गर्मी के मौसम में किस में जल्दी कपड़ा किस में सूखता है? गर्मी के मौसम में सूखता है। गर्मी के मौसम में धूप में नहीं, ऐसे छाया में ही फैला देते हैं कपड़े को तो जल्दी सूख जाता है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, इस कारण से सूख जाता है। तो तापमान में वृद्धि से वाष्पीकरण के दर में कमी नहीं आएगी, तो ये गलत है। और सतह क्षेत्र में वृद्धि, सतह क्षेत्र में वृद्धि करने से यानी सरफेस एरिया बढ़ा देने से रेट इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज कर जाता है। जैसे मान लीजिए एक कपड़ा है, जैसे कोई भी कपड़ा, चादर ले लीजिए, उसको 4 फोल्ड कर दीजिए और तब फैलाइए, और उसको पूरे खोल दीजिए तब फैलाइए, कपड़ा कौन सूखेगा आसानी से और जल्दी से? कौन सूखेगा? जब पूरा फैला देंगे तब आसानी से जल्दी से सूख जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया उसका इंक्रीज कर जाएगा। तो सतह क्षेत्र में वृद्धि करने से इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं करता है, ये भी गलत होगा। हवा की गति में वृद्धि, हवा की गति में जब वृद्धि हो जाती है, विंड का स्पीड इंक्रीज कर जाता है, तो इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज कर जाता है। जैसे कपड़ा भीगा हुआ है, उसको रूम में फैला करके और पंखे को चला देते हैं तो कपड़ा जल्दी से सूख जाता है। विंड का स्पीड इंक्रीज करने से इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं करता है। तो ये तीनों तो नहीं होंगे। अब नमी, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर ज़्यादा है, जैसे बरसात के मौसम में वातावरण में मॉइस्चर ज़्यादा रहता है तो कपड़े देरी से सूखते हैं। तो जब वातावरण में मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि एयर के मॉइस्चर यानी ह्यूमिडिटी को होल्ड करने की अपनी एक कैपेसिटी होती है, और बरसात के मौसम में ज़्यादा मॉइस्चर है एयर में ऑलरेडी मौजूद है, तो कपड़े से मॉइस्चर चल करके फिर हवा में तो जाएगा नहीं उतनी तेज़ी के साथ में, इसलिए नमी रहने पे इवेपोरेशन का रेट कम रहता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पायसी कारक है, यानी इमल्सन कौन सा है?
तो जब किसी कोलाइड से एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कणों में परिक्षेपित हो जाते हैं लेकिन घुलते नहीं हैं, इस कोलाइड को पॉयस यानी इमल्सन कहा जाता है। सबसे बड़े पैमाने पर पॉयसी कारक के रूप में साबुन और डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है। साबुन एंड डिटर्जेंट, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। साबुन और डिटर्जेंट की पायसीकरण की प्रकृति कपड़ों को धोने में सहायता प्रदान करती है। पायसी कारकों का प्रयोग उद्योगों में अयस्कों के सांद्रण के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो केंचुआ एनिलिडा संघ का प्राणी है जिसका प्लाज्मा हीमोग्लोबिन में विलयित हो जाता है, तो केंचुआ होगा, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य होता है यानी पीच। तो देखिए, एक तो मेल वॉइस है और दूसरा फीमेल वॉइस है, फीमेल वॉइस। तो मेल वॉइस मोटा होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, लेकिन फीमेल वॉइस पतला होता है, फीमेल की वॉइस पतली होती है और उसका फ्रीक्वेंसी हाई होता है। फ्रीक्वेंसी और पिच का डायरेक्ट रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने से पिच भी ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी कम होने से पिच कम होता है, यानी तारतम्य कम होता है। तो सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य अधिक होता है, पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अधिक होती है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि? जैसे वाटर हो गया, मान लीजिए ये वाटर है, वाटर में H2O में ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ये बॉन्ड बना हुआ है, फिर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ये बॉन्ड बना हुआ है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ये जो बॉन्ड बना हुआ है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से, यानी ऑक्सीजन ज़्यादा ताकतवर है, इस कारण से इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को स्लाइटली अपनी तरफ खींच लेता है। तो स्लाइटली अपनी तरफ खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ गया हुआ है, मतलब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया है इसकी तरफ, नेगेटिव चार्ज का क्लाउड इसकी तरफ ज़्यादा हुआ है तो डेल्टा माइनस आ जाता है। और हाइड्रोजन से दूर हुआ है इलेक्ट्रॉन तो इस पर डेल्टा प्लस आ जाता है। इस हाइड्रोजन बॉन्ड में भी यही होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड में यहाँ डेल्टा माइनस आ जाता है और यहाँ डेल्टा प्लस आ जाता है। अब देखिए 2 पोल बन गया ना, डेल्टा माइनस जो है ऑक्सीजन पे और डेल्टा प्लस हाइड्रोजन पे आ गया, 2 पोल बन गया। तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसका डाइपोल बन गया तो डाइपोल मोमेंट आ गया इसमें, तो इसका डाइपोल मोमेंट अधिक होता है, इस कारण से जल आयनिक लवण का सुविलायक है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है यदि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो बढ़ती है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है, किस पे बेस्ड है? तो पास्कल के नियम पे बेस्ड है, राइट ऑप्शन डी होगा। कैसे? मान लीजिए कि ये एक कंटेनर है, कुछ इस शेप का एक कंटेनर है, इस शेप का कंटेनर, यहाँ पिस्टन लगाया गया है और यहाँ पे कोई फ्लूइड यानी तरल है, फ्लूइड मतलब फ्लो करने वाला, फ्लूइड में दोनों ही आते हैं, गैस भी आती है और लिक्विड भी आती है, यहाँ रखा गया है और यहाँ पे एक पिस्टन लगाया गया है और पिस्टन पे एक कार रख दिया गया है। मान लीजिए पिस्टन पे एक कार रख दिया गया है, यहाँ पे एक फोर्स F1 अप्लाई किया गया और यहाँ का एरिया A1 है और यहाँ पे जो गया फोर्स उसका F2 है और यहाँ का एरिया A2 है। तो पास्कल लॉ कहता है कि किसी भी फ्लूइड के किसी एक पॉइंट पे यदि प्रेशर हम इंक्रीज करते हैं, जितना से प्रेशर दोगुना करेंगे, यानी 50 atm यदि प्रेशर कहीं पे इंक्रीज कर दिया गया तो हर जगह 50 atm प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा हर एक पॉइंट पे। तो मान लीजिए यहाँ पे F1 फोर्स अप्लाई किया गया तो कितना प्रेशर इंक्रीज किया गया? F1/A1 प्रेशर इंक्रीज किया गया ना। तो पास्कल लॉ कहता है कि यहाँ पर भी जा कर के ये उतना ही इंक्रीमेंट हुआ होगा प्रेशर, तो वहाँ पर भी जा कर के कितना हो गया होगा? F2/A2 हो गया होगा। तो इस कारण से यहाँ पे छोटा जब स्मॉल फोर्स भी अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जा कर के इस फोर्स का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ स्मॉल फोर्स अप्लाई करके भी इस गाड़ी को, इस कार को, इस ट्रक को यहाँ से उठाया जा सकता है, इसी को कहा जाता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है
पास्कल के लॉ पर कार्य करता है। इसके अलावा हाइड्रोलिक ब्रेक भी पास्कल के लॉ पर कार्य करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक भी में सेम प्रिंसिपल रहेगा, छोटा सा फोर्स लगाइए तो जाकर के बड़ा सा फोर्स बन जाता है और रोक देता है गाड़ी को, तो पास्कल लॉ होगा राइट ऑप्शन। बर्नौली का सिद्धांत तो आप लोग जानते ही होंगे। बर्नौली का सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है, एक इक्वेशन होता है बर्नौली का इक्वेशन, ये कहता है कि हाफ पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। मतलब ये रहा कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज प्लस हाफ रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ये बर्नौली का इक्वेशन है। बर्नौली का इक्वेशन के अकॉर्डिंग जहाँ पे विंड का स्पीड ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रेशर कम रहता है, जहाँ पे विंड का स्पीड कम रहेगा वहाँ प्रेशर ज़्यादा रहेगा। ये बर्नौली इक्वेशन आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका अप्लीकेशन याद ये रखना है कि जहाँ पे स्पीड ज़्यादा रहेगा वहाँ पे प्रेशर कम रहेगा और जहाँ स्पीड कम रहेगा वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल वो तो जानते ही होंगे, न्यूटन के गति के नियम, 3 गति के नियम है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पार्शियल या फुल्ली सबमर्ज किया जाए किसी लिक्विड में तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल यानी फोर्स ऑफ बुयांसी डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट विटामिन B12 में होता है। कैसे जानेंगे? B12 का नाम क्या है? साइनोकोबालामीन नाम है ना, साइनोकोबालामीन, कोबालामीन, इसमें कोबाल्ट आ रहा है, ऐसे पहचान जाइए साइनोकोबालामीन। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलक की कालावधि किस पे निर्भर करती है? तो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है T इज इक्वल टू 2π√L/G होता है। तो द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है। यहाँ पे द्रव्यमान आया ही नहीं, ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान आया ही नहीं। जैसे कोई एक पेंडुलम है, ये बॉब है, इसका मास m यदि है और इस स्ट्रिंग का लेंथ L है, तो L तो आया हुआ है, मास नहीं आया हुआ है, तो टाइम पीरियड जो है मास पे डिपेंड नहीं करता है, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, गलत है। लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, आया हुआ है L ज़्यादा है तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, ये सही है। समय के ऊपर निर्भर करता है, क्या चीज़ समय? ये तो कालावधि ऑलरेडी समय है ही, तो ये क्या, गलत है ये। तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है, बिल्कुल। टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर जब हम इंक्रीज कर देते हैं तो लेंथ इंक्रीज हो जाता है, थर्मल एक्सपेंशन तो जानते होंगे आप लोग। किसी भी रॉड को का टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंस इंक्रीज होने लगता है, इंक्रीज होने से इनका लेंथ स्लाइटली बढ़ जाता है, तो लेंथ बढ़ जाएगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो तापक्रम के ऊपर तो निर्भर करता है, निश्चित रूप से निर्भर करता है। तो इसमें से कौन सा सही आ रहा है? लेंथ के ऊपर निर्भर करता है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है, तो ई हो जाएगा, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने को घोला जा सकता है? तो सोने को घोला जा सकता है अम्लराज में, अम्लराज एक्वा रेजिया जिसका नाम है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण जो होता है किस रेशियो में होता है? 1:3 की 3:1 इस रेशियो में होता है, किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में इसको घोला जा सकता है, जिसको अम्लराज कहिए या एक्वा रेजिया कहिए, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश राशि मतलब अदिश है, सदिश नहीं है मतलब अदिश है, तो अदिश कौन सा है इसमें से? विस्थापन एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बल आयतन जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो ये सदिश नहीं है। सो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो एक्स किरण में कोई आवेश नहीं होता है। अल्फा किरण हीलियम के नाभिक है, न्यूक्लियस है, हीलियम 2+ को अल्फा रेज कहा जाता है, तो इस पे तो पॉजिटिव चार्ज है, ये होगा नहीं। गामा रेज पे कोई चार्ज नहीं होता है। बीटा जो है नेगेटिव चार्ज होता है, बीटा एमिशन मतलब इलेक्ट्रॉन का एमिशन, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, राइट ऑप्शन सी होगा। और इसमें बीटा एमिशन 2 टाइप का होता है, बीटा प्लस एमिशन और बीटा माइनस एमिशन होता है। तो बीटा प्लस में पॉजिट्रॉन निकलता है और बीटा माइनस में इलेक्ट्रॉन निकलता है, लेकिन चूंकि बीटा किरण है तो जनरली बीटा किरण को समझा जाता है कि माइनस एमिशन हुआ है, तो बीटा किरण हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, राइट ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार होता है, तो ये होता है अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्करों में सबसे मीठी है, तो सबसे मीठा फ्रक्टोज होता है। राइट ऑप्शन ए होगा, फ्रूट में पाए जाने वाला फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई है, तो कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है। 8,598 मीटर, राइट ऑप्शन सी होगा। उसके बाद है नंदा देवी, उसकी ऊंचाई है 7,186 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है, तो बायोस्फीयर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा होता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, जैविक उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान करें। किशनगंज जिला पश्चिम बंगाल और नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है। रोहतास जिला केवल झारखंड की सीमा को स्पर्श करता है। रोहतास जिला झारखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश के सीमा को भी स्पर्श करता है, तो ये कथन गलत है। कैमूर जिला उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमा को स्पर्श करता है। कैमूर जिला केवल उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है, तो ये भी गलत है। पश्चिम चंपारण जिला उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है, ये सही है। तो गलत कौन कौन सा है, मोर देन वन हो जाएगा, ई। राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.86% है। राइट ऑप्शन सी होगा। और भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारगैसो सागर कहाँ पर है, सारगैसो सागर कहाँ पे है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है ये, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भागों में सारगैसो घास की प्रधानता के कारण इसे सारगैसो सागर कहा जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी गया और नालंदा में पाई जाती है, गया और नालंदा। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है, सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट जो है वो चिली में स्थित आटाकामा है। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पर विचार कीजिए और सही की पहचान कीजिए। विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश भारत है, नहीं। सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है ईरान, तो ये गलत है। विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कनाडा है, नहीं। कजाकिस्तान है, तो ये भी गलत है। विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, सबसे अधिक रेशम का उत्पादन चीन में होता है, तो 3 सही है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़गपुर की पहाड़ियाँ बिहार के किस जिले में स्थित है, तो मुंगेर में है ये। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशांत महासागर की धारा नहीं है, तो ओयासियो धारा प्रशांत महासागर की धारा है, अलास्का धारा भी है, कैलिफोर्निया धारा भी प्रशांत महासागर में ही बहती है। अगुलहास धारा जो है हिंद महासागर की धारा है, अगुलहास धारा हिंद महासागर में बहने वाली धारा है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है, तो यदि मैप को हम देखें तो चेक गणराज्य एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, स्थलावृद्ध देश है, और इसके अलावा स्लोवाकिया भी है, स्लोवाकिया। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुड़ या काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में है। राइट ऑप्शन सी होगा। इसके अलावा रेगुड़ मिट्टी मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, गुजरात में भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। राइट ऑप्शन डी होगा। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, तो पृथ्वी की परिक्रमण गति यानी रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ये है रिस्पॉन्सिबल। पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से दिन और रात होते हैं, मौसम नहीं बदलते हैं, तो ये तो नहीं होगा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होना, ये भी है, तो ए और सी। राइट ऑप्शन डी होगा, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल बंदरगाह कहाँ अवस्थित है, तो पहले इसका नाम कांडला बंदरगाह था, अब नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। ये गुजरात में स्थित है, गुजरात में अवस्थित है। राइट ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता पर अभिसमय 2000 के प्रति जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ निम्नलिखित में से कौन सा शहर जुड़ा हुआ है? कार्टाजेना जुड़ा हुआ है। जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल 29 जनवरी 2000 को स्वीकार किया गया था और यह 11 सितंबर 2003 को प्रभावी हुआ था। तो कार्टाजेना होगा राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण राज सागर बांध या जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? तो ये कावेरी नदी पे बनाया गया है, कावेरी नदी, राइट ऑप्शन डी होगा। कृष्ण राज सागर बांध कर्नाटक में मैसूर नगर से 12 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। इस बांध का निर्माण 1932 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, ये सही है। नर्मदा नदी डेल्टा की जगह एस्चुरी का निर्माण कराती है अरबियन सी में, ये सही है। इसमें से दोनों ही सही है, 1 और 2 दोनों सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित खेती का तात्पर्य क्या है? तो मिश्रित खेती का मतलब होता है खेती भी और पशुपालन भी हो, एक साथ हो। तो कृषि एवं पशुपालन को साथ साथ करना, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य है? तो इन चारों में देखें तो महाराष्ट्र की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, उसके बाद है मध्य प्रदेश, उसके बाद है उड़ीसा और उसके बाद है पंजाब। तो सबसे कम जनसंख्या जो है इन चारों में से पंजाब की है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो सबसे उत्तर में है दक्षिण अंडमान, उसके बाद है लिटिल अंडमान, उसके बाद है कार निकोबार, उसके बाद है ग्रेट निकोबार। तो उत्तर से दक्षिण का यही क्रम है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच स्थित है? तो काकेशस पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है। काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच काकेशस क्षेत्र की एक पर्वत श्रृंखला है जिसमें यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ अल्ब्रुस पर्वत भी शामिल है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा काकेशस, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? तो वो है फ्रंटियर, राइट ऑप्शन बी होगा। दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर वर्तमान में फ्रंटियर है जिसे हेवलेट पैकार्ड इंटरप्राइज द्वारा बनाया गया है और यह टेनेसी यूएसए में ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की है? उत्तराखंड ने किया है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के 13 जिलों में से प्रत्येक में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है। संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है, पहली भाषा हिंदी है। सो उत्तराखंड होगा, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया है। यह किस कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया है? तो सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के द्वारा निर्मित किया गया है, निर्माण किया गया है इसका, राइट ऑप्शन सी है। स्वदेशी पायलट रहित वरुण ड्रोन स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें एक व्यक्ति को अंदर ले जाने की क्षमता है। वरुण भारत का पहला ड्रोन है जो मानव पेलोड ले जा सकता है। इसकी रेंज 25 किलोमीटर है। ड्रोन 130 किलो पेलोड ले जा सकता है और उसमें 25 से 33 मिनट की उड़ान की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो स्कॉटलैंड मुफ्त में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला पहला देश है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम क्या है? तो दानुरी दक्षिण कोरिया का पहला चंद्र ऑर्बिटर है, दानुरी, राइट ऑप्शन ए होगा। नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का लक्ष्य 2025 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर और फिर मंगल ग्रह पर भेजना है। तो आर्टेमिस नासा का मिशन है। आई स्पेस जापान का पहला मून लैंडिंग मिशन है, आई स्पेस। बेरेसिट 2 इजरायली गैर लाभकारी स्पेसिल द्वारा एक निजी चंद्रमा मिशन है जो 2025 में वैज्ञानिक प्रयोगों और सार्वजनिक आउटरीच का संचालन करने के लिए लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खार्ची उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो खार्ची उत्सव जो है त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। खार्ची उत्सव त्रिपुरा का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। पहले यह त्रिपुरा के शाही परिवार का त्यौहार था। यह त्यौहार भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है। डोल यात्रा पश्चिम बंगाल से संबंधित है।
अम्बुबाची मेला एवं बैखो त्यौहार असम से संबंधित है तथा नुआखाई महोत्सव उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की करूपुर कलमकारी पेंटिंग को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है? तो कर्पूर कलमकारी पेंटिंग कन्याकुमारी लोंग कलकुरुची वुड कार्विंग तमिलनाडु के कुछ महत्वपूर्ण उत्पाद हैं जिन्हें हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकवि दिवस कब मनाया जाता है? तो महाकवि दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है। तमिलनाडु सरकार ने 2021 में सुब्रमण्यम भारती की 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर महाकवि दिवस मनाने की घोषणा की थी। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए खनिज एवं उनके उत्पादन में प्रथम राज्यों में कौन सुमेलित नहीं है? तो बॉक्साइट के उत्पादन में प्रथम स्थान पे उड़ीसा है, ये सही है। कोयला के उत्पादन में प्रथम स्थान पे छत्तीसगढ़ है, न कि झारखंड। भंडारण में झारखंड आगे है, तो ये सही से सम्मिलित नहीं है। हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है, ये सही है। मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है तथा भंडारण में उड़ीसा प्रथम स्थान पे है, तो ये भी गलत है। मैग्नीज के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नहीं है। तो इसमें से दिए गए खनिज एवं उनके उत्पादन में प्रथम राज्यों में कौन सुमेलित नहीं है? तो 2 सुमेलित नहीं है, बी और डी। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलिंग एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा है? तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हर्षवर्धन ने हाल ही में नई दिल्ली में, हाल ही में नहीं पिछले साल आयोजित एक समारोह में इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान जारी किया था। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान का उद्देश्य पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक लाभों को हासिल करने के लिए कार्यों में तालमेल का प्रयास करना है। तो राइट ऑप्शन ए होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत का 27वां महालेखा नियंत्रक चुना गया है? तो भारती दास को चुना गया है। राइट ऑप्शन डी होगा। भारती दास को भारत के 27वें लेखा महानियंत्रक, जेपी सामंत भारत के मुख्य सांख्यिकीविद, अनिल चौहान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सुधा बालकृष्ण को आरबीआई का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो कसावा करोसी ने की। कसावा करोसी ने, राइट ऑप्शन बी होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 77वां अधिवेशन 20 सितंबर से न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। सभा में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया और इस सत्र की अध्यक्षता कसावा करोसी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया है? जॉर्जिया मेलोनी को चुना गया है। राइट ऑप्शन सी होगा। मैगडेलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। श्योमारा कास्त्रो होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। फियामे नाओमी मताफा समोआ की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को किस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था? 1989 में, 1989 में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी करने वाली संस्था कौन सी है? जर्मन वाच है। राइट ऑप्शन ए होगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है। रिसेंट में जो जारी हुआ था उसमें उस सूची में प्रथम 3 स्थानों पर कोई भी देश अपना नाम अंकित नहीं करवा सके थे। डेनमार्क को 4था स्थान मिला था और भारत को 10वां स्थान मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो श्रीलंका के श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणातिलका को 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। किस उपन्यास के लिए दिया गया है? द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा के लिए दिया गया है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सेहान करुणातिलका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने कौन से G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है?
तो 18वां राइट ऑप्शन सी होगा। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 का अध्यक्ष पद ग्रहण किया। इसके बाद 2023 में पहली बार भारत G20 देशों की शिखर बैठक आयोजित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 41वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? आगरा में किया गया। आगरा में राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने किसे हराकर विंबलडन 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो निक किर्गियोस को हरा करके, निक किर्गियोस को राइट ऑप्शन बी होगा। पुरुष विंबलडन 2022 के पुरुष एकल विजेता रहे नोवाक जोकोविच और उप विजेता रहे निक किर्गियोस, और महिला एकल विजेता रहीं ईगा स्वीटेक और उप विजेता रहीं ओन्स जेबियोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। भारत को कुल 61 पदक मिले थे और 61 पदक में से 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक तथा 23 कांस्य पदक मिले थे और चौथा स्थान मिला था। राइट ऑप्शन बी होगा। 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक चले 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन यूके के बर्किंघम में किया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को कुल 178 पदक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम डिवाइन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पीएम डिवाइन योजना का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना है। राइट ऑप्शन सी होगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरुड़ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? तो चुनावी कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग कराने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग ने गरुड़ ऐप जारी किया है। भारत निर्वाचन आयोग, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर हैं, राइट ऑप्शन सी होगा। और बिमल जालान ने क्या लिखा है? फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस एंड इंडियन स्टोरी, इनके द्वारा, बिमल जालान के द्वारा लिखी गई है। और लीडर्स पॉलिटिशियंस एंड सिटीजन्स, लीडर्स पॉलिटिशियंस एंड सिटीजन्स, ये लिखी गई है बुक रशीद किदवई के द्वारा लिखी गई है। और द लास्ट हीरोज पी साईनाथ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? हिंद महासागर में की जाएगी। राइट ऑप्शन ए होगा। हिंद महासागर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, दैट मीन्स NIO, जीनोम मैपिंग की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू करेगी। हिंद महासागर में पृथ्वी की पानी की सतह का लगभग 20% हिस्सा है और इसलिए यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जल क्षेत्र है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर में सूक्ष्म जीवों के जीनोम मैपिंग के नमूनों को इकट्ठा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया है? तो इंस्टाग्राम के द्वारा। राइट ऑप्शन सी होगा। साइबर सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम द्वारा सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में रबी महाअभियान 2022 की शुरुआत कब की गई? तो रबी महाअभियान 2022 माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 19 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया। 19 अक्टूबर 2022, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में आयोजित 37वीं स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो बिहार की शशि पांडे ने दिल्ली में आयोजित 37वीं स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए गोल्ड मेडल जीतकर प्री नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। सो राइट ऑप्शन ए होगा, शशि पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो बिहार में कुल मिलाकर फिलहाल 5 ऑक्सीजन पार्क विकसित करने की योजना है। गोपालगंज में प्रदेश का पहला ऑक्सीजन पार्क विकसित किया जाएगा। गोपालगंज, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार को MSME के प्रोत्साहन और विकास के लिए देश भर में कौन सा स्थान मिला? तो बिहार को MSME सेक्टर के प्रोत्साहन और विकास के लिए देश में दूसरा स्थान मिला है। उड़ीसा को प्रथम और हरियाणा को तीसरा स्थान मिला है। सो राइट ऑप्शन बी होगा, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है?
तो वर्तमान में समीर बी कामत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष हैं। सो राइट ऑप्शन डी होगा, समीर बी कामत। टी रामास्वामी अध्यक्ष हैं औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के। कमलेश नीलकंठ व्यास अध्यक्ष हैं परमाणु ऊर्जा आयोग के। अजीत कुमार मोहंती निदेशक हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा, यह अभिव्यक्त बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में व्यक्त किया था। 1916 में कांग्रेस का 31वां अधिवेशन लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन में नरम दल एवं गरम दल में सुलह हुआ, साथ ही मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का समझौता हुआ। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो राजा राममोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीयों ने लॉर्ड विलियम बेंटिक को सती प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। उन्हीं से प्रेरित होकर बेंटिक ने दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी बना दिया। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1829 के नियम 17 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1885 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का महासचिव कौन था। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम ही इसके प्रथम अधिवेशन में महासचिव की भूमिका में थे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ए.ओ. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था। तो सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था। गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह की शुरुआत 22 मार्च 1930 को दांडी यात्रा के साथ शुरू किया गया। 6 अप्रैल को गुजरात के नवसारी जिले के दांडी नामक गांव में समुद्र तट पर एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया। इसमें से मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। तो 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो, जिनका कार्यकाल 1842 से 44 तक रहा, ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। लॉर्ड एलनबरो के समय 1843 में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, लॉर्ड एलनबरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन से भाग अप्रभावित रहा। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहाबाद विद्रोह के मुख्य केंद्र थे, जबकि मुंगेर, भागलपुर आदि क्षेत्र इस विद्रोह से अप्रभावित रहे। राइट ऑप्शन सी होगा, मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। तो वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां तथा राजा सीताब राय को पद से हटा दिया गया तथा अंग्रेजों द्वारा दीवानी कार्यों को सीधे अपने हाथ में ले लिया गया था। सो राइट ऑप्शन बी होगा, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनका कार्यकाल 1785 से 1793 तक रहा, को भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। उसे कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी तथा न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया इसने, जिसे आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा यानी भारतीय नागरिक सेवा का रूप लिया। सो राइट ऑप्शन ये होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को सीधे ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की और भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया। राइट ऑप्शन ए होगा, 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः नहीं आएगा।
तो तिलक और गांधी दोनों के खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत बनाने का सुनहरा मौका माना। दोनों ने, गांधी जी के अनुसार यह हिंदू और मुसलमानों को सूत्रबद्ध करने का ऐसा अवसर था जो 100 वर्षों में भी नहीं आएगा। सो राइट ऑप्शन डी होगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के काल में 1799 में लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए टीपू सुल्तान को वीरगति प्राप्त हुई थी। मैसूर ने इसके बाद सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। सो राइट ऑप्शन सी होगा, 1799 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं हैं? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें हैं वो हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1857 में ये बुक पब्लिश हुई थी। 1867 में ये बुक पब्लिश हुई थी। कौन सी बुक? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये पुस्तक 1870 में पब्लिश हुई थी। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, 1867 में पब्लिश हुई थी। ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक आर.सी. दत्त हैं। इकोनॉमिक इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक आर.सी. दत्त हैं। इसके अलावा इन्होंने लिखा इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, ये भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो 3 पुस्तकें इसमें जो दी गई है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक जो है आर.सी. दत्त के द्वारा लिखी गई है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? तो श्रीमती एनी बेसेंट, जो आयरिश मूल की महिला थी, ने कोलकाता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता की थी। वह कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थीं। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में सरोजनी नायडू ने 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलकाता अधिवेशन 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो चंपारण में गांधी जी के सहयोगियों में ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, जे.बी. कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिन्हा आदि शामिल थे। तो राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिन्हा, इसमें से 3 लोग संबंधित थे। जयप्रकाश नारायण जो है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू राजस्व की महलबाड़ी प्रणाली किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? तो महलबाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 में हॉल्ट मैकेंजी ने दिया था। महलबाड़ी पद्धति पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में लागू की गई थी। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो विक्रम संवत जो है उसका समय 57 ईसा पूर्व है। विक्रम संवत उसका समय 57 ईसा पूर्व है। और उससे संबंधी जो घटना है वो है मालवा के शासक विक्रमादित्य द्वारा शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में ये संवत चलाया गया था। तो विक्रम संवत 57 ईसा, विक्रम संवत जो है 58 ईस्वी में नहीं, ये गलत हो जाएगा। शक संवत जो है 78 ईस्वी में, इसका समय 78 ईस्वी है। और इससे जुड़ी जो घटना है, कनिष्क के राजा रोहण की तिथि 22 मार्च 1957 को इसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय संवत घोषित किया गया। तो ये सही है। गुप्त संवत का समय 319 ईस्वी है। 319 ईस्वी चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण की तिथि इससे संबंधित है। तो यहाँ पे 320 लिखा हुआ है, 319 है, तो ये भी गलत है। उसके बाद हिजरी संवत जो है उसका समय 622 ईस्वी है। 622 ईस्वी। तो मक्का को छोड़कर मदीना जाने के उपलक्ष्य में मोहम्मद साहब द्वारा चलाया गया था ये। तो ये भी सही है।
गुप्त संवत 319-20 में हम मान सकते हैं, तो 320 ईस्वी जो दिया गया है ये सही है, गलत नहीं है, तो इसको हम सही मान सकते हैं। तो 3 तो सही आ रहा है, बी, सी और डी सही है, ए गलत है। 57 ईसा पूर्व होगा विक्रम संवत, 58 ईस्वी नहीं होगा। सो राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नचिकेता एवं यमराज के मध्य संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो कठोपनिषद में मिलता है, राइट ऑप्शन ए होगा। कठोपनिषद जो है नचिकेता और यमराज के बीच हुए मृत्यु से जुड़े संवाद से संबंधित है कठोपनिषद। छंदोग्य उपनिषद जो है सर्वप्रथम तीनों आश्रमों का वर्णन मिलता है इस उपनिषद में। सर्वप्रथम चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है जवालोपनिषद में। सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडकोपनिषद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने नर्मदा नदी पर रोक दिया? तो रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित कर उसके दक्षिण अभियान को रोका था। इस अभिलेख में वातापी के चालुक्य शासकों का प्रारंभिक इतिहास वर्णित है। सो राइट ऑप्शन सी होगा, पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोल खां तरमाशिरीन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान अंतिम महत्वपूर्ण मंगोल आक्रमण तरमाशिरीन के नेतृत्व में 1326 से 27 में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाई गई राजनीतिक एवं प्रशासनिक जो योजनाएं थी वो थी, देवगिरी को राजधानी बनाया उन्होंने 1326-27 में, सांकेतिक मुद्रा जारी किया 1330-31 में, खुरासान पर आक्रमण किया 1332-33 में, दोआब में कर वृद्धि की 1333-34 में, कराचील अभियान किया 1337-38 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी तट पर स्थित किस बंदरगाह से गुप्त शासकों के समय में व्यापार संचालित किया जाता था? तब पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह ताम्रलिप्ति, घंटासाला एवं कदूरा से गुप्त काल में दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार संचालित किया जाता था। पश्चिमी तट पर स्थित भड़ौच, कैम्बे, सोपारा, कल्याण आदि बंदरगाहों से भूमध्य सागर एवं पश्चिम एशिया के साथ व्यापार संपन्न होता था। इस समय भारत में चीन से रेशम, इथोपिया से हाथी दांत, अरब, ईरान एवं बैक्टीरिया से घोड़ों आदि का आयात होता था। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे मोर देन वन। पूर्वी तट से जो है कौन कौन से, ताम्रलिप्ति एंड घंटासाला, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। कैम्बे जो था वो पश्चिमी तट से था। कैम्बे और भड़ौच दोनों पश्चिमी तट से संबंधित है, घंटासाला और ताम्रलिप्ति पूर्वी तट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी का वर्णन सर्वाधिक बार किया गया है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के तीसरे कृषि रोड मैप का कार्यकाल है? तो बिहार के तीसरे कृषि रोड मैप, जिसका कार्यकाल 2017 से 2022 है, में फसल, बागवानी, दूध, अंडा, मांस, मछली के उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 2017 से 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर वन्य प्राणी क्षेत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है, राइट ऑप्शन बी होगा। इसके अलावा वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भी पश्चिम चंपारण में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध दिसंबर 1899 में मुंडा आदिवासियों द्वारा छोटा नागपुर क्षेत्र की मुख्य जनजाति थी मुंडा आदिवासी, अपने शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया। बिरसा मुंडा के आदर्शों में नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्मसुधार, एकेश्वरवाद यानी सिंह बोंगा की पूजा मुख्य रूप से शामिल था, अहिंसा शामिल नहीं था। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंगेर में बढ़िया ताल या बकास्त आंदोलन किनके नेतृत्व में चलाया गया था? तो मुंगेर में बढ़िया ताल या बकास्त आंदोलन जो 1336 से 38 में चलाया गया था, कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। लगान अदा न करने पर किसानों की भूमि जमींदारों के कब्जे में चली जाती थी, जिसे बकास्त कहा जाता था। सो राइट ऑप्शन डी होगा, कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है?
तो बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला पश्चिम चंपारण है। यहाँ पे थारू उरांव आदि प्रमुख जनजातियाँ निवास करती हैं। इनकी कुल संख्या 2,50,000 से अधिक है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। सो राइट ऑप्शन बी होगा पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे जो कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय समिति यानी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। उन्होंने कहा बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। हमने समझा कि हमारा घोर अपमान किया गया है। उन्होंने बंगाल के विभाजन का भी घोर विरोध किया और उसके विरोध में जबरदस्त आंदोलन चलाया, जिससे वे बंगाल के निर्विवाद रूप से नेता मान लिए गए। वे बंगाल के बिना ताज के बादशाह कहलाने लगे। सो राइट ऑप्शन ए होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किसने तैयार की? बिहार में 6 अप्रैल 1930 से नमक सत्याग्रह शुरू करने की तिथि निश्चित की गई तथा राजेंद्र प्रसाद ने इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। राइट ऑप्शन बी होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने गांधी जी से स्वयं चंपारण आने व वहां रैयतों की दयनीय अवस्था देखने का अनुरोध किया? तो चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को स्वयं चंपारण आने और किसानों की स्थिति देखने का अनुरोध किया। इसके बाद महात्मा गांधी जी ने मार्च या अप्रैल 1917 में चंपारण आने का आश्वासन दिया था। सो राइट ऑप्शन ए होगा राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजात शत्रु किन का उपनाम है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अजात शत्रु के उपनाम से जाने जाते हैं। उनका एक अन्य उपनाम भी है देश रत्न। सो राइट ऑप्शन बी होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1580 में बिहार को मुगल सूबा बनाने के बाद अकबर ने किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया? तो 1580 में मुगल सम्राट अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का सूबा अथवा प्रांत बनाया। इसके बाद मुनीम खां को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था। मुनीम खां राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो कैमूर है। राइट ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे कुल वन क्षेत्र है 1.1 लाख हेक्टेयर। उसके बाद जमुई है 0.93 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र है वहाँ। उसके बाद नवादा है 0.64 लाख हेक्टेयर है वहाँ पे वन क्षेत्र। और इन तीनों को मिला करके ये संयुक्त रूप से 43.4% है। कुल वन क्षेत्र का 43.4% वन क्षेत्र बिहार के इन्हीं 3 जिलों में है, कैमूर, जमुई और नवादा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में वर्ष 2020-21 में चावल की उत्पादकता थी। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 2020-21 में चावल और मक्का की उत्पादकता, चावल की उत्पादकता 2447 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी और मक्का की 5229 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। सो राइट ऑप्शन चावल का हो जाएगा 2447 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में वर्ष 2020-21 में मक्का की उत्पादकता कितनी थी? तो 5229 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला सबसे अग्रणी है? तो चावल के उत्पादन में रोहतास, औरंगाबाद और पश्चिम चंपारण ये 3 अग्रणी जिला हैं। तो सबसे आगे है रोहतास। राइट ऑप्शन ए होगा। इन 3 जिला जैसे रोहतास, औरंगाबाद और पश्चिम चंपारण का बिहार के चावल के कुल उत्पादन में 30.2% का योगदान है। यदि उत्पादकता के स्तर की बात किया जाए तो उत्पादकता सबसे ज़्यादा है पश्चिम चंपारण का, उसके बाद है रोहतास और उसके बाद है औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? तो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 2000 किलोमीटर के नेटवर्क को कवच के अंतर्गत लाया जाएगा, जो कि सुरक्षा और क्षमता संवर्धन के लिए विश्व स्तर की स्वदेशी प्रौद्योगिकी है। अगले 3 वर्षों के दौरान 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा, जो कि ऊर्जा क्षमता और यात्रियों के सुखद अनुभव की दृष्टि से बेहतर होंगी। सो राइट ऑप्शन ए होगा 400।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र 2341 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। 2.48%, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला बाघ संरक्षित क्षेत्र है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला बाघ संरक्षित क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थित पक्के बाघ संरक्षित क्षेत्र है। और यहाँ पे जो है वनावरण प्रतिशत जो है वो 96.83% है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला बाघ संरक्षित क्षेत्र आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ संरक्षित क्षेत्र है। सर्वाधिक वनावरण वाला बाघ संरक्षित क्षेत्र आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ संरक्षित क्षेत्र है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, पक्के बाघ संरक्षित क्षेत्र ए। इस पक्के बाघ संरक्षित क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का 96.83% क्षेत्रफल पे वनावरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक कम वनावरण निम्न में से किस राज्य में है? तो सर्वाधिक कम वनावरण जो है वाले जो 3 राज्य हैं वो है हरियाणा, पंजाब और गोवा। बॉटम से यदि हम बात करें तो फर्स्ट पे है हरियाणा है, यहाँ पे 1603 वर्ग किलोमीटर वनावरण है। उसके बाद में है पंजाब, 1847 वर्ग किलोमीटर वहाँ पे वनावरण है। और उसके बाद है गोवा, वहाँ पे 2244 वर्ग किलोमीटर वनावरण है। तो सबसे कम कहाँ पे है? हरियाणा में है। राइट ऑप्शन बी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा एडुटेरिया पब्लिकेशन के 68th BPSC प्रीलिम्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के सेट 4 के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।